बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक हो। प्रोग्राम का आगाज़ इस इब्तिदा से करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन 3.25 साल हो गए हैं और आज चौथी मरतबा वफाकी काबीना में रद्दो बदल हुआ है। शौकत तरीन साहब इज़ द न्यू एंट्री। अब ही विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉलोड बाय शिबली फराज साहब को साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दिया गया है। फवाद चौधरी वंस अगेन बैक टू इंफॉर्मेशन। उमर अयूब साहब को इकनॉमिक अफेयर दिया गया है। खुसरो बख्तियार सनत व पैदावार। हमाद अजहर को पावर दे दी गई है और अभी एक्सपेक्टेड है कि 1-2 और वफाकी वुज़रा नए फेसेस आएंगे इत्तेहादियों के की तरफ से। ये इस वक्त की सिचुएशन है। अगस्त के अंदर 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और इसके बाद चौथा साल स्टार्ट हो जाएगा। जो हम सबको पता है, एक इलेक्शन ईयर की तरफ जब चीज़ें जानी शुरू होती हैं तो उस वक्त एक्सपेक्टेशन लेवल ये होता है कि जो आप लोगों ने काम किया है अब उसकी डिलीवरी का टाइम है। क्या तब तक अब चीज़ें डिलीवर हो पाएंगी और क्या अब इसके बाद भी कोई ऐसी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं? क्योंकि इसको लेकर तो एक बड़ा अजीब सा सेंटिमेंट पूरे मुल्क में गया है कि अगर मैं सिर्फ अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं तो 2 हफ्ते के अंदर 3 फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के चेंज हुए हैं। तो किस किस्म का अब पूरा प्रोसेस बनेगा? शौकत तरीन साहब आए, अब उनको क्या MNA बनाया जाएगा? क्योंकि 6 महीने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये अथॉरिटी है, ही कैन मेक इट, बट उसके बाद सेनेटर इलेक्ट कराएंगे, क्या करेंगे? ये तमाम तर सूरत हाल इस पे बात करेंगे। सेकेंडली, शहबाज शरीफ साहब की बेल होनी थी और वो बेल होते होते रुक गई। अब एक जज ने डिसेंटिंग नोट लिख दिया है। सो अब ये जो केस है ये अब एक थर्ड रेफरी के पास, एक और जज के पास जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। और आज बड़ा इंटरेस्टिंगली रायविंड, आपको जिस तरह पता है इस वक्त लाहौर में रायविंड का जो घर है उसके ऊपर नवाज शरीफ का, उसको लेकर काफ़ी इस वक्त हुकूमत एक्टिव हुई है। और आज राना सनाउल्लाह ने कहा है कमिश्नर लाहौर को, कहते हैं कमिश्नर लाहौर आपको भी लाहौर में रहना है और आपके बच्चों को भी रहना है। मतलब मेरे लिए हैरान कुन बात है कि हाउ कैन अ पॉलिटिशियन जो पंजाब का वज़ीर कानून रहा हो, रुकन कौमी असम्बली हो, इतना सीनियर पॉलिटिशियन हो, वो थ्रेट कर रहे हैं कमिश्नर लाहौर को। इस तमाम सूरत हाल पे प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं और मुझे इसके लिए ज्वाइन किया है शंदाना गुलजार खान ने, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और डॉक्टर शजरा मनसब अली रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। शंदाना, लेट मी स्टार्ट विद यू। ये क्यों एक टीम के साथ कप्तान नहीं चल रहे? क्यों बार बार शफल की जा रही है मिनिस्ट्रीज? अगर ये लोग डिलीवर नहीं कर रहे और इसलिए शफल की जा रही हैं तो फिर इनको अगली मिनिस्ट्रीज नहीं देनी चाहिए? चेहरे बस एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से फिर पहली जगह, क्या हो रहा है जी यहाँ पर? ओके, शंदाना की जी लाइन ड्रॉप हुई है। डॉक्टर शजरा की तरफ मैं जाता हूं। डॉक्टर शजरा, आप जरा बताइएगा आपको क्या सिचुएशन नजर आ रही है? ये जो कैबिनेट के अंदर हम रीशफल देख रहे हैं बार बार, मैंने जिस तरह बताया 4 दफा 3.25 साल में रीशफल हो चुकी हुई है कैबिनेट, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर। सबसे पहले आपको और तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से रमजान मुबारक। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि ये जो डिसीजन, डॉक्टर शजरा की जी लाइन ड्रॉप हुई है। शंदाना जी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। जी शंदाना, प्लीज आई वांट टू हियर योर कमेंट। क्यों बार बार ये कैबिनेट में क्या मसला हो रहा है? इतने अच्छे, मुझे तो यकीन करें हमाद अजहर पे सबसे ज्यादा हो रहा है। वो बेचारा जब मेहनत करनी शुरू करते हैं उनको हटा के आप लोग साइड पे कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। एक तो पहली बात रमज़ान मुबारक आपको भी, हमारे कॉलीग्स को भी। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, देखें ये बात मैं आई थिंक आप ही की शो पे 3-4 दफ़ा कर चुकी हूँ और ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी शुरू में कहा था कि ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो मिनिस्टर को जहाँ बेस्ट फिट कर पाएँ। अब आपने देखा कि पिछले साल जून 2020 में जो पेट्रोलियम का मसला आया, उसकी वजह से नदीम बाबर साहब को हटा दिया गया। उसकी वजह से आपने देखा आटे का जो मसला आया, चीनी का मसला आया। जहाँ जहाँ मसला आ रहा है, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी होती है। अल्टीमेटली तो प्राइम मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल। और जब असद उमर साहब को हटाया गया था, वज़ीर आज़म ने ये बात कही थी एक पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में कि अगर खुदा न खास्ता इन 5 सालों के आखिर में मैं फेल हो जाता हूँ, मैं पाकिस्तान को नहीं बेहतर कर पाता, जो ख्वाब हमने देखा नया पाकिस्तान का,
तो वो मेरी कमजोरी की, मेरा फेलियर होगा, मेरा मसला होगा, मुझ पे सारा आएगा मसला। लेकिन अगर तो मैं मजबूरी से कोई काम करूं तो याद रखिए ना कौम खुश होगी ना पार्टी खुश होगी। तो इस बात से हम वज़ीर आज़म पर एतमाद करके देख रहे हैं कि उन्होंने रीशफलिंग की है, और अगर उन्होंने ये रीशफलिंग चाहे हमाद साहब की हो, चाहे शिबली साहब की हो, चाहे उमर यूसुफ साहब की हो, ये उनकी अपनी कोई मसलहत होगी। और नेचुरली अगर कोई चीज़ 70% पे 70% पे अच्छी चल रही है, अगर वो 80% पे जा सके। और अगर आपको याद है शिबली साहब का तो एक बैकग्राउंड था, उनका कॉमर्स में भी था, पावर में भी था। सो मुझे लगता है कि मुझे इतनी कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। हाँ, अगर ये होता कि किसी को वज़ारतों से निकाला जाता, उनके साथ कोई और मसला होता, जिस तरह आजकल तरीन साहब का मसला बना हुआ है जिसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, तब कोई कह सकता था कि जी प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों किया। लेकिन वो भी एक खुशाइन बात है कि अगर अपनी ही पार्टी का आप कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी, आप उनका एहतसाब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक रीशफलिंग। और याद रखिए सबसे बड़ा मसला जो होता था, एक ज़माने में लोग सवाल पूछ रहे थे कि आप एडवाइजर्स क्यों रखते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना। देखिए जिस तरह लोगों को सवाल पूछने का हक है, इसी तरह वज़ीर आज़म को फुल हक, जिस तरह उनको लगे उनकी टीम बेहतर परफॉर्म कर सकती है, उनको वहां तयन। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर शज़रा, कोई इशू नहीं है, रिशफल करना था, कप्तान की टीम है, प्राइम मिनिस्टर का ये डिसीजन है और वो कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने किया। और जिस तरह शंदाना कह रही हैं कि अगर कोई 70% डिलीवर कर रहा है और अगर प्राइम मिनिस्टर फील्स रहा है कि वो 80% या 90% कर सकता है कोई और बंदा, तो दैट्स द रीजन, अदरवाइज कोई और इशू नहीं है। जी देखिए, ये एक मुल्क चला रहे हैं, लेकिन ये मुल्क को इस तरह से चला रहे हैं जैसे कोई म्यूजिकल चेस खेल रहा होता है। एक को इधर से हटाया तो उधर कर दिया, उधर से हटाया तो इधर कर दिया। इन्होंने किसी प्लानिंग के तहत ये नहीं आए थे। कल परसों सदर साहब ने कहा कि मेरा तो ख्याल था कि बड़ा आसान काम है। तो आपने इतने सालों की अपनी 22 साल जद्दोजहद में आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट चलती किस तरह है। अब आप देखें, दो चीजें हैं। एक तो इन्होंने पहले फैसले कप्तान साहब किस तरह करते हैं कि 2-3 महीनों के वक्फे में ये इस तरीके से बदल रहे होते हैं। हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं और हम अवाम के अंदर किस तरह से गवर्नमेंट में ट्रस्ट पैदा होगा जब इस तरह चेंज हो रहे हैं। और जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल इनका जो वजीर हवाबाजी है, जिन्होंने कि PIA का भट्टा बिठा दिए है, तो अभी तक उधर ही बैठे हुए हैं। अब आप देखें कि कितनी अच्छी हमारी एयरलाइन, पूरे दुनिया में उसका एक नाम था, आज उसका क्या हाल हो गया, लेकिन वो तो उधर ही बैठे। फिर कुछ ऐसे जो वजीर हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल खुसरो बख्तियार साहब का शुगर कमीशन में नाम आ चुका है, लेकिन वजीर आजम ने उसको उस जगह से हटाया, तो अब उसको इंडस्ट्रीज पे बिठा दिया। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ गया? ये क्यों उन लोगों को हटाते नहीं है, उनसे सवालात क्यों नहीं पूछे जाते? अब ये चौथा, जब अब बजट आने में 1 महीना रह गया और इस वक्त हमारे एक ही महीने में तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर साहब आएंगे। अब ये किस तरीके से बजट आएगा, इसमें क्या किया जाएगा, इनकी कोई थॉट प्रोसेसेस नहीं होते। इनको आके बताया जाता है, ये इधर कानों में गई, इधर कानों में गई, इन्होंने फैसला कर दिया। लेकिन ये ना तो T20 है, ना एक वनडे क्रिकेट है, ये एक पूरा मुल्क है। इसका निजाम इस तरह से नहीं चल सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शदाना, मुझे एक चीज़ बताइए, बल्कि मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। असद उमर साहब आए, उसके बाद हफीज शेख साहब आए, अब फिर हमाद अजहर को बनाया गया और अब शौकत तरीन के लिए अब दोबारा एक पूरा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि उनको 6 महीने के लिए तो वो रह सकते हैं फेडरल मिनिस्टर, बट अब आइदर ही बिकम गो फॉर अ नेशनल असेंबली या फिर सेनेटर बनाया जाएगा एंड ऑल दैट। क्यों इतना ज़रूरी है बाहर से लोगों को लाना? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे अच्छे नाम हैं। असद उमर इज़ द लीडिंग एग्जाम्पल, पोस्टर बॉय था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। व्हाई नॉट दीज पीपल? इस पर जवाब लेंगे शंदाना गुलजार से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी शंदाना, आपके लिए सवाल छोड़ गया था, क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई पार्लियामेंटेरियन, एक बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको फाइनेंस मिनिस्टर लगाया जाता? क्यों हम इंपोर्टेड लोगों को बाहर से बुला के लगा के थोड़ी देर रख के फिर भेज देते हैं? क्या वजह है इसकी? देखिए मंसूर, इसमें 2-3 पहलू हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इजाज़त दें, मैं पहले ज़रा मैम ने जो एक बात उठाई वज़ीर हवाबाजी पे, मैं ज़रा उसकी ज़रा से क्लैरिफिकेशन कर दूँ, शायद उससे फिर थोड़ी सी लाइट इस बात पे भी शेड हो। देखिए, पाकिस्तान में नहायत ही माजरत के साथ हम आदी हो चुके हैं, बहैसियत एक कौम हम झूठ सुनने के आदी हो चुके हैं, झूठ बर्दाश्त करने के आदी हो चुके हैं। जिस ज़माने में ये PIA के जहाज़ का क्रैश हुआ, जाने जाई गई, उसमें लोगों की शहादतें हुई, बेगुनाह लोग थे, जो मतलब विदा का दिन था। उन खानदानों से आप आज पूछे कि आपके बच्चों का कत्ल वजीर हवाबाजी ने किया या उस पॉलिटिकल पार्टी ने किया जो सिंध में बैठ के 40-40 लाख रुपए एक नकली लाइसेंस के लेते थे और लोगों को पायलट बना देते थे। पाकिस्तान का मसला ये है कि हम चाहे झूठ बोलें अपने लोगों से या दुनिया से, लेकिन जी हमारी शोर शाह कामयाब रहे। ये ना हो कि जिन लोगों की जाने गई, जो दुनिया में हम लोगों की जिंदगी को एक थ्रेट बनाने लगे हैं, बस ये जो एक पुरानी हमारी नानी दादी के जमाने की आदत है कि हर चीज कंबल के अंदर छुपा दो ताकि झूठ दबा रहे, क्योंकि सच कहने से तो दुनिया हमें बुरा कहेगी, जैसे दुनिया सोई हुई है, दुनिया को नहीं पता। आपकी एयरलाइन के 32 जहाज है और 500 से ज्यादा पायलट है, किसलिए अपने पायलट बनाए, किसके लिए बनाए? और ये पैसे जो ले रहा था उनसे और ये देख रहे थे हमारे जानवरों से जो खेलेगा, ये तो रही कि मतलब इनका माजरत के साथ हाँ कि मवाजना आप ऐसे करें कि अच्छा मिनिस्टर बुरा मिनिस्टर कौन है, जो सच बोलता है वो बुरा है, जो झूठ बोलता है वो सबको प्यारा है। रही बात इंटरनल एक्सटर्नल एडवाइजर्स की, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में ये प्रोसेस चलता है। हमारे वजीर आजम, उनकी एक अपनी सोच है, हाँ। वो चाहते कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो वो सबसे बेहतरीन हो। और शायद आज आपने देखा ट्विटर पे कि PTI की जो इकोनॉमिक टीम है उसके 10 लोग, शौकत तरीन साहब, हमाद अजहर साहब और प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात थी और उन्होंने बाकायदा सवाल प्राइम मिनिस्टर से उठाया। ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं आज वजीर आजम से पूछा गया है, अगेन इन द फुल इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि वाई शौकत तरीन, तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों लगता है कि शौकत तरीन बेहतर है और हमाद अजहर नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल सही सवाल है, ये हर पाकिस्तानी को ये सवाल पूछने का हक है। और वजीर आजम ने उस हमारी तमाम जो इंटरनल PTI की टीम थी उसको सेटिस्फाई किया कि मुझे लगता है कि इस वक्त हमें शौकत तरीन की जरूरत है। हो सकता है जिस तरह आपने कहा कि 6 महीने बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि जो मिनिस्टर जो भी होगा इंचार्ज, ही मस्ट बी एन MNA और सेनेटर, और अगर 6 महीने बाद शौकत तरीन साहब ना MNA बन सके ना सेनेटर बन सके, शायद उनको भी एडवाइजर पे डिमोट करके हमाद को वापस ले आए। देखिए ये कोरोना के टाइम से और हमें वक्त के साथ चलना होगा। ये नहीं हो सकता कि मैं वजीर आजम की जगह बैठ के फैसले करूं या कोई राय दूं। ठीक हो गया। सिर्फ फर्क ये है कि हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर मुझे उठा के आज फाइनेंस मिनिस्टर बना दे तो शायद मुझे शक होता कि उन्होंने पार्टिजनशिप की अपनी पार्टी की खातून को जिसको इकोनॉमिक्स तो नहीं आती है उसको डाल दिया, शायद मुझे ऑब्जेक्शन होता है। इस तरह मैं 3 और नाम ले सकती हूँ। अगर हमारे दोस्तों को उठा के बना देते फाइनेंस मिनिस्टर तो मुझे भी इशू होता उसमें। मुझे आ गया पॉइंट, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताएं, वो कह रहे हैं कि जी हमें लगता है कि लोग बेहतर हैं इसलिए हम लगा रहे हैं। एक तो ये उनका स्टांस है, और मेरा कोई प्राइम मिनिस्टर का हैंड पिक्ड बंदा नहीं है जिसको लगाना या लगा के ये लगे कि जी मैंने अपनी मर्जी का बंदा लगाया है। प्राइम मिनिस्टर फील्स लाइक कि जो बेहतरीन ऑप्शन है मैंने फाइनेंस उसको दिया है। इसके ऊपर तो फिर हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर थिंक्स कि ये जो 2-3 लोग ऑलरेडी रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड दे आर नॉट एबल टू डिलीवर, सो अनदर ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं हो ही डिलीवर्स, और 6 महीने में अगर वो डिलीवर कर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं करते तो हमाद अजहर वापस आ जाएंगे। देखिए इसी तरह ये आने से पहले इन्होंने कहा था कि असद उमर दुनिया के सबसे विज़र्ड है, फाइनेंशियल विज़र्ड। हाँ। उनको आजमाया, वो नहीं काम कर सके, उनको हटाया, एक और आए, उनको आजमाया, वो नहीं कर सके, एक और आए। अब इस तरह ये सारी एक हैपहैज़र्ड रीशफलिंग एक तो होती रही है इनकी, और दूसरा ये कि इन्होंने अब ये आए हैं, तीसरा साल शुरू हो गया है, एक बजट अब आने वाला है। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान एक तजुर्बा का है जिसपे हमने तजुर्बे ही करते रहने हैं 5 साल, और 5 साल के बाद ये आराम से कह देंगे कि नहीं जी मेरा तो फिर कोई भी तजुर्बा कामयाब नहीं हो सका। लेकिन इतनी देर में मुल्क आप देखें कि कहाँ जा चुका है। पिछले 6 दिन के अंदर पिछले हफ्ते के अंदर 16
चीजें जो अशाय खुर्दोनोश है उनकी कीमतें बढ़ी हैं। घी 30 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। आप बाजार जाए और आवाम को ना चीनी मिलती है ना आटा मिलता है। इवन जो महंगे हो चुके इतने उनको मिलते ही नहीं है। रमजान का महीना और आवाम जो है वो पिस रही है, रो रही है और ये कह रहे हैं कि जी हम अभी तजुर्बे कर रहे हैं, तो आप हमारे तजुर्बों को अभी देखते जाए, एक और 5 साल आप दे दें हमें तजुर्बों के लिए। और दूसरी एक बात मैं और जरूर ये कहना चाहूंगी, शंदाना साहिबा ने जो बात कही मिनिस्टर हवाबाजी की, पहली तो बात ये कि आपने जो अपनी अगर अंदर कोई चीज करनी थी तो उन्होंने जाके पूरी दुनिया को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, ठीक, और बाद में उन्होंने अपनी चीज को खुद वापस लिया कि हमारे इतने ज्यादा, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं आज, उन्होंने कहा कि हमारे सब पायलट्स जो है वो गलत है। और अब आके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं इतने नहीं, उसमें से तो पता नहीं 1/10 या कितने नहीं, ठीक। तो दिस इज नॉट हाउ अ कंट्री इज गवर्न्ड। ओके, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताएं, वो गलत सही की बात कर रही थी, मैंने कहा मैं ज़रा पूछ लूं। आज राना सनाउल्लाह ने कमिश्नर लाहौर को, वो रायवेंट के ऊपर ऑब्वियसली हुकूमत पंजाब का एक स्टांस है, आप लोग कोर्ट में गए, उन्होंने आपको उस पर स्टे भी दिया है। उन्होंने कमिश्नर लाहौर को कहा कि आप भी लाहौर में रहते हैं, में रहना है, आपने भी लाहौर में रहना है और आपके बच्चों ने भी रहना है। मतलब मुझे समझ नहीं आई इस बात की, इसका क्या मतलब था? मुझे थोड़ा, मैंने कहा आपसे पूछूं क्या मतलब है इसका। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने इस तनाजुर में ये बात कही है कि जो इमरान खान साहब है, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो सवाए पर्सनल एजेंडास के और जो इंतकामी कार्रवाइयों के सिवा वो कुछ नहीं कर रहे। अपना उनका बनी गाला का घर जो है वो रेगुलराइज हो गया। यहाँ पे उन्होंने जमान पार्क में करोड़ों का नया घर बनवाया है। वो भी अगर पुरानी उसको भी देखे तो वो पता नहीं कौन सी औकाफ की जमीन के ऊपर था, वो उनको औकाफ की जमीन मिली हुई है, लेकिन अपनी पर्सनल एजेंडास के ऊपर वो शरीफ खानदान के साथ जो इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो ये बात इस तनाजुर में कही है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये इमरान खान साहब ने 5 साल के बाद जिस वक्त इनको पब्लिक ने रिजेक्ट करना है तो इन्होंने बाहर चले जाने। ठीक, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट हमारा है, हमने इधर रहना, ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। चंदाना मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा जहांगीर तरीन पे, मेरे पास टाइम, आई एम सॉरी, मैं आज मेरे प्रोग्राम में टाइम थोड़ा कम हो गया। मुझे बताइएगा कि ये जहांगीर तरीन को लेकर वफाकी वुज़रा बड़े एक्टिव हुए हैं और इमरान खान साहब मिलने के लिए भी तैयार हैं, जो वुज़रा एंड ऑल दैट, ये जो एक दूरियां लगता है क्रिएट हुई हैं कर्टसी आजम खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम है, उसको एड्रेस करने के लिए कोशिशें की जा रही है। क्या कमेंट करेंगी, शॉर्टली बताइएगा जी। कोई कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैं वफाकी काबीना में तो हूँ नहीं, आजम खान के साथ मैं काम नहीं करती, बट माजरत के साथ आपने देख लिया, शुक्र इमाम ने खुद कहा कि आज पहली अच्छी बात उन्होंने की कि शरीफ खानदान, PMLN नहीं बोला, शुक्र है खुद उन्होंने एडमिट कर लिया कि वजीर आजम का किसी सियासी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं है। वजीर आजम का अपना घर जो जमान पाक का है वो बहुत ही पुराना है, वो वाहिद आदमी जो बाहर मुल्क से पैसे लेके आके पाकिस्तान में खर्च करते हैं, ये लोग यहाँ से पैसे बाहर लेके जाते हैं। और जहां तक राना सनाउल्लाह की बात है, उनको पुराने तरीके, सिर्फ कसूर कैसे रखा है कि उन्होंने बच्चों के साथ किया था, के साथ हमारे मिनिस्टर सफल होते हैं बट अच्छे आदमी हैं। ठीक हो गया, कुछ और शंदाना गुलजार, डॉक्टर शजरा मनसब अली, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सॉरी मेरे पास आज टाइम थोड़ा था। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो मेरे होंगे एहसान गनी साहब और लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, और TLP को वफाकी काबीना ने बैन कर दिया है पाकिस्तान में, इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जल साहब, जिस तरह भी बात हो रही थी फैटफ की, पाकिस्तान का नाम इस वक्त ग्रे लिस्ट के अंदर है। जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत काम कर रही है, रियासती इदारे काम कर रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है इस पूरी सिचुएशन से पाकिस्तान कितने कंफर्टेबली निकल आएगा? क्योंकि हिंदुस्तान की तो पूरी कोशिश है पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए, लेकिन अभी तक जितनी चीज़ों के ऊपर कंप्लाई किया गया है, डू यू रियली थिंक सो इससे इफेक्ट होगा पाकिस्तान को? जी मेरा ख्याल है कि होना चाहिए। अब पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि फैटफ ने बहुत सारे काम हमसे ऐसे करवा लिए जो हमारे अपने फायदे के थे, और अच्छा हुआ कि हमने कर लिए। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि फैटफ एक पॉलिटिकल टूल है बड़ी ताकतों के हाथ में। उन्होंने अभी हमसे बहुत कुछ और करवाना है,
तो मुझे ऐसे लगता है कि बावजूद इसके कि हम 27 पॉइंट्स में से 23-24 को कंप्लाई कर चुके हैं और बाकी भी इंशाल्लाह जो 3-4 पॉइंट है शायद हम जून तक 2-3 और कंप्लाई कर लें, ठीक है। लेकिन जब तक किसी बड़ी ताकत ने हमसे काम लेना है, जो कि मैं अफगानिस्तान की तरफ इशारा कर रहा हूँ, उन्होंने काम लेना है अभी हमसे, जब तक वो काम उनका पूरा नहीं होता और वो जल्द पूरा होने वाला है नहीं, तो ये हम फैटफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। ठीक, मेरा अपना अंदाजा। एहसान गनी साहब, सर नेक्टा आपने उस सरबराह रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के आप सरबराह रहे हैं और बड़ी डीपली इन डेप्थ आप इन चीज़ों को देखते हैं। फैटफ के जितने चीज़ें पॉइंट्स पाकिस्तान ने एड्रेस करने थे पाकिस्तान ने किए हैं, लेकिन ये जो कहते हैं जो 3-4 पॉइंट्स रह गए हैं, ये ऑलमोस्ट 90% ऑफ दैट है जो पाकिस्तान ने किया है। डू यू एग्री ऑन दैट जी? Let me take you back to 2015-16 जी, जब ये फैटफ का कहीं जिक्र भी नहीं होता था और लोगों को पता ही नहीं था कि ये फैटफ है क्या चीज़। तो उस दौरान हमने नेक्टा में ये सोचा कि जो टेररिज्म है उसके 2 एसेंशियल एलिमेंट्स उसको सस्टेन करने के लिए हैं, वो है एक रिक्रूटमेंट का। तो रिक्रूटमेंट के लिए हमने नेक्टा में नेशनल काउंटर एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी गाइडलाइंस बनाई ताकि उनके रिक्रूटमेंट को हम रोक सकें, और दूसरा था फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर फाइनेंसिंग ना हो। तो हमने उस पर काम शुरू किया और उसमें हमने ये सोचा कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, चोकिंग फाइनेंसिंग पर, टेररिज्म पे, लेकिन उनका आपस में कोई मिलाप नहीं है और वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं और उनको ये भी नहीं पता कि ये इदारे काम कर रहे हैं, और ये कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि फैटफ भी कोई चीज़ है। सिवाय FMU के जो फॉरेन अफेयर्स है और फाइनेंस, प्रोविंसेस को नहीं पता था। इवन एक वेरी हाई लेवल मीटिंग जिसमें चीफ मिनिस्टर्स इनवाइटेड थे, उसमें एक चीफ मिनिस्टर ने ये कहा, ये 2017 अगस्त की बात है कि मीटिंग हुई थी, उसमें एक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर हम फैटफ पे अमल ना करें तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो उससे लेके आज तक फिर ये इतने सालों में जो उस पर एफर्ट हुई है, उसमें नेक्टा का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हाथ है। हमने क्या किया, हमने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई नेक्टा में और उसमें 30 के करीब इदारों को हम इकट्ठा किया हमने कि आप सब लोग हैं। तो होता यूं था कि जब हमारी टीम जाती थी फैटफ से मुज़ाकरात करने, तो उनके पास एम्यूनिशन कोई नहीं होता था। हमने ये किया कि हमने उनको एम्यूनिशन प्रोवाइड करना शुरू किया कि इतने हमने केसेस किए हैं, ये हमने लोगों को प्रोसिक्यूट किया है, ये इन्वेस्टिगेट किया है। हमारा प्रॉब्लम ये है, जैसे जनरल साहब ने कहा, लेट मी बिल्ड अप ऑन दैट, फैटफ इज also known as war by other means, या इसको लॉफेयर भी, वॉरफेयर जिस तरह, तो इसे लॉफेयर कहा जाता है। कर वो रहे हैं, जनरल साहब ने जिस तरह कहा कि हर कुछ दिनों बाद वो गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। हमें पहले उन्होंने कहा कि ये करें, आप इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करें, वो किया। फिर कहा अफगानिस्तान में जो है, फिर कहा जो मरीख पे जो तंजीमें हैं उनके खिलाफ काम करें। Now, for God's sakes, अच्छा हमने उनको ये कहा, फैटफ में जब हम गए, हमने उनसे बातचीत की, हमने उनको ये कहा कि सिवाय इसके, अलावा इसके कि आप हमें इल्ज़ामात दें, आप हमारी कैपेसिटी बिल्ड करें, उसके लिए भी मेहनत करें, उसके लिए भी मेहनत करें। अब हमारी बहुत बेहतर सूरत हाल है। वो जो चीज़ें हैं वो वाकई सीरियस हैं, ये नहीं कि हम, वो बहुत मुश्किल है उन पे काम करना और हमें उस पे काम एक्चुअली करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जल साहब, मुझे 2 चीज़ें और ज़रा समझाइएगा। ये जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग की बात होती है, टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग की बात होती है, और जो पेनल्टीज ये लोग बताते हैं वहाँ पर, तो दे कैन मॉनिटर इट, बट रीजन लाइक पाकिस्तान, जिस तरह की वो कंप्लायंस चाह रहे हैं पाकिस्तान से, डू यू रियली थिंक कि दैट्स पॉसिबल, या इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल प्रेशर जो पाकिस्तान के ऊपर, जो आप, मैं कनेक्ट करूंगा अफगानिस्तान सिचुएशन के साथ, कि उसके साथ ये कनेक्टेड है, जब तक वो चीज बेटर शेप में नहीं आती, पाकिस्तान के साथ इसी तरह स्टिक एंड कैरेट वाला ही चलता रहेगा जी? ये सबूत अगर चाहिए कि भी, मिसाल के तौर पे अगर आप कहें या मैं कहूं कि ये एक सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर उसका सीधी सीधी बात है कि फॉर एग्जांपल सोने का कारोबार, अब वो हमें कह रहे हैं कि आप सोने के कारोबार पे बिल्कुल क्लोज नजर रखें और देखें कौन कितना लेके जा रहा है। सोने का कारोबार जितना ओपनली मिडिल ईस्ट में होता है शायद कहीं भी ना होता हो, जितना भारत में होता है शायद कहीं भी ना होता हो। जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं, आखिर ये मनी आती कहाँ से और जाती कहाँ पे, मतलब ये कि आप, हमें तो गले पे अंगूठा रखा हुआ है कि जी आपके ये पैसे किधर से आए हैं,
और उनको नहीं पकड़ रहे जहां से ये पैसे आए हैं, या उनको भी नहीं कह रहे जहां ये पैसे जाके डंप होते हैं। आखिर ये जो इतने अमीर मुल्क हैं, ये ऐसे ही तो अमीर नहीं हो गए, ये तमाम गरीब मुल्कों का पैसा उठाकर लोग उधर ले गए हैं और उनके आइलैंड बने हुए हैं जो कि मुख्तलिफ उनके नाम है, और वो उनकी जुरिसडिक्शन से बाहर शिप्स खड़ी कर देते हैं और वहां पे जाके ये पैसे उनको नहीं पूछते। तो बात ये है कि इसमें तो कतन कोई शक नहीं है, जैसे गनी साहब भी कह रहे हैं कि ये दिस इज अ सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, वॉर बाय अदर मीन्स जिसको आप कह सकते हैं। तो लेकिन ये है कि चूंकि हम एक छोटा मुल्क है, गरीब मुल्क है, हमने लोगों से पैसे लेने होते हैं, तो इसलिए हमें उनका वो करना चाहिए, हमें करना पड़ता है, और अपने लिए भी हमारे लिए अच्छा है। लेकिन शायद हम पूरा ये कर नहीं पाएंगे, और अगर हम कर भी लें तो वो जैसे कह रहे हैं गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे। तो करना ये चाहिए कि हमें इस पर काम करते रहना चाहिए, हमें डिफाई नहीं करना चाहिए, हमें वर्ल्ड को ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि हम कोई क्या ये खड़े हो गए जी हम ये नहीं करेंगे। हम वो करते रहें, लेकिन अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल सामने रखें, और ये हमारे ध्यान में होना चाहिए कि हमारे ये काम करने से ऐसा नहीं है कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, हमें कुछ और काम वो हमें कहते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। ज्यादा हमारी जरूरत ये है कि हम अपना जो इंटरेस्ट है उसको, फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं फलाने को पकड़ लो, फलाने को पकड़ लो, अगर तो आपके इंटरेस्ट में है तो पकड़ लो, लेकिन अगर आपके इंटरेस्ट में नहीं है फिर मत पकड़ो। और अगर आज भी मैं कहता हूं कि अगर आपने गलती से किसी को पकड़ा हुआ है जो आज आपका इंटरेस्ट कहता है, उनको छोड़ दो, और मेरे दिल में है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये जो है ना, ये कोई तरीका नहीं है कि आपको वो कहते रहे कि ये करो वो करो और हम करते हैं। ठीक। अच्छा एहसान गनी साहब, एक और चीज़, जिस तरह अभी आप पहले फरमा रहे थे वॉर बाय अदर मीन्स, और इसमें ये जो चीज़ अभी जल्द साहब कनेक्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान पे फोकस करना एक और चीज़ है, लेकिन पैसे कहाँ से आए, कहाँ जा रही हैं, पार कहाँ हो रही हैं और किन ममालिक में हो रही हैं, इस सारे नेटवर्क को एड्रेस करने के लिए हम कोई पॉलिसी होते नहीं देखते। वो जो सेफ हेवन्स बने हुए हैं वो आज भी उसी तरह हैं, और आज भी उसी तरह वहाँ पर पैसे पड़े हुए हैं। सर इस पे क्या आप कहेंगे? वो क्या है, जुर्म ज़ईफ़ी सज़ा मर के मफादात। ठीक है, अच्छा वो बात तो ठीक है। हाँ। लेकिन मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग को भी और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी, और साहब ने भी हिंट किया उस तरफ। वो ये है कि टेरर फाइनेंसिंग को रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ये हमें इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ममालिक हैं उनके प्रेशर के तहत नहीं करना चाहिए। ये हमारे सर्वाइवल का है। अगर हम टेरर फाइनेंसिंग को नहीं रोकेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप टेररिज्म को खत्म कर सकें। एक दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग जिस तरीके से हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का अब इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके आ गए हैं। वो पहले जिस तरह से हुंडी का कारोबार होता था, वो अब इतना ज्यादा वो नहीं है, इस्तेमाल हो रहा है। अब वो क्या करते हैं कि लंबा चेन बना देते हैं। Exactly. और से एक जगह से लेके अल्टीमेटली एक सेफ कंट्री पार कर देते हैं और वहां से फिर बाकी लोगों के लिए भेजते रहते हैं। ठीक। तो मेरा वो ये है कि हमें छोड़ना नहीं चाहिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हमें कल को कहें भी कि ठीक है वो ईज भी कर दें प्रेशर, तो हमें अपना प्रेशर नहीं ईज करना चाहिए, वरना जो इस वक्त शुक्र है कोई हालात बेहतर हुए हैं दहशतगर्दी पे, वो किसी वक्त भी अगर हम छोड़ देंगे अपना फोकस इसके ऊपर तो वो फिर हालात खराब हो सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एहसान गनी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, थैंक यू वेरी मच जी। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में मुझे ज्वाइन किया था शंदाना गुलजार ने और डॉक्टर शजरा मनसब अली में। नाज़रीन, टफ सिचुएशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम किस हद तक कामयाब होते हैं अपने उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जिसके ऊपर हुकूमत, रियासत, अवाम सब एक पेज पर नजर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।